हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैंने चैप्टर 4 भूगोल ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 4 है मानचित्र, इसके बारे में दे रखा है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश के राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम में चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह की पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र में कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों में एक साथ रख दिया जाता है तब यह एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का अलग अलग पैमानों में खींची गई मापों का आधारित है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। इस पार्ट में आपको मानचित्र के बारे में दिया गया है। जब भी हम कोई किसी जगह के बारे में जानना होता है तो बहुत बड़ी पृथ्वी होती है, बहुत ज़्यादा ही देश होते हैं, तो उसमें हम पता नहीं लगा पाते, तो हम उससे पता लगाने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं मानचित्र के बारे में क्या दे रखा है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों की दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इसमें दिया है कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि दर्शाने को क्या कहते हैं, हम भौतिक या उच्चावच या मानचित्र कहलाते हैं। जब भी हमें उसमें दे रखा है पूरा पता, मतलब मैदानों, नदियों के बारे में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगरों, शहरों, गाँव, विश्व में विभिन्न देशों व राज्यों को उनकी सीमा को दर्शाने वाले को क्या कहलाएंगे, राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक जगहों पे जैसे राज्य, शहरों और गाँव के बारे में बताया है उस क्षेत्र में, उसको हम कौन से राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र 3 घटक है। दूरी, दिशा, प्रतीक। थीमेटिक मानचित्र के बारे में दिया रखा है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क है, वर्षा है, उद्योग है, वन है। ये कौन से मानचित्र कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के दिए हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी देखते हैं। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व में उसके एक भाग में छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमें पैमाना चुना है। पैमाना स्थान पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एक आपके घर में बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया जा गया है। इसकी अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ताकि आपके रेखांकित पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई दूरी दे रखी है और आपको नहीं, मतलब उसे शॉर्ट में रखना है, तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या उसको हम शॉर्ट में 2 भागों में भी बांट सकते हैं, या कई भागों में भी बांट सकते हैं दिखाने के लिए। तो जब बड़े पैमाने में जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब भी बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं तो उसे किस पे दिखाया जाता है, छोटे पैमानों पर दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र
पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, जब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल में 500 मीटर की दूरी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने का मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो बड़े मानचित्र होते हैं, छोटे मानचित्र होते हैं। छोटे मानचित्र छोटी जगह का जानकारी देंगे और बड़े मानचित्र बड़ी जानकारी देते हैं। तो इसके लिए छोटे से बड़े मानचित्र बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे एक मानचित्र का एक चित्र दे रखा है कि ये उत्तर की दिशा है, ये दुकान बनी हुई है, सामुदायिक केंद्र है, ठीक है, जी कुआं है, जी विद्यालय है, जी विकास का घर है, ये शीला का घर है, करीम का घर है, और ये समुद्र केंद्र है, और ये फलोद्यान है, मतलब खेतीबाड़ी जो कि गाँव वगैरह होता है, और यहाँ पेड़ है। तो इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो एक गांव का मानचित्र ये देख रखा है। दिशा देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति पर पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर में सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों के विद्यालयों की दिशा। इसमें आपको दे रखा है कि प्रधान द्विबिंदु, जैसे ये उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। इस तरीके से इसकी जो अपोजिट दिशाएं होती हैं। ये आपको ये क्या दे रखा है, ये दिक् सूचक दे रखा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी साइड में, कौन सी दिशा में चल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी का ये चित्र, इसको जब भी हम कहीं जाते हैं तो कोई ऐसी जगह जहाँ हमें भूल सकते हैं, तो हम इसका सहारा लेते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब प्रतीक देखते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था चित्र, वही है ये, ठीक है, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी की दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सहायता ले सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन का चिन्ह, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन का ये सिंबल है। और सड़कें पक्की, कच्ची, ये चित्र। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये मंदिर, गिरजा और मस्जिद, छतरी, ये इनके चित्र। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो ये रहा। और बस्ती, कब्रिस्तान, ये रहे चित्र। और पेड़, घास, पेड़ और घास। तो 4.1 रूट चिन्ह एक के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों से एक विश्वीय भाषा होती है जिससे सभी आसानी समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अगर हम कहीं भी जगह भटक जाते हैं, कुछ भी है, तो हम मानचित्र के द्वारा हम इस सिंबलों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह क्या है, ठीक है। इस तरीके से आगे दे रखा है ये बसंतपुर, डूमरी, ठीक है, विश्वविद्यालय, ये शॉर्टकट में दिया PTO, PS, RS, ठीक है, नदी, ठीक है। तो ये सुंदरपुर गांव के एक आसपास के क्षेत्र हैं। रूट प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूट प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग का पर्वतों, पीली रंग पठारों, हरा
मैदान के लिए दर्शाया जाता है। ये रंग दे रखे हैं कि नीले रंग को पानी के लिए, और भूरा रंग पर्वतों के लिए, और पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों के लिए। आगे दे रखा है रेखा चित्र। रेखा चित्र का आरेखण है कि पैमानों का आधारित न होकर यथार्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक अच्छे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान को सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता को खींचा जाता है। रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जब भी हम कोई रास्ता भटक जाते हैं या कोई दिशा जानना चाहते हैं, तो हम उस चित्र की सहायता से, रेखा चित्र की सहायता से हम उस जगह पहुंच सकते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक चित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने का वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसे खाका कहा जाता है। जब भी हम कोई छोटा घर वगैरह, घर, जगह, ज़मीन जो होती हैं, उनका हम यूज़ किसके लिए, किस चीज़ का करते हैं? खाका का करते हैं, उसे खाका कहा जाता है। जब भी हम छोटी जगह का नाप, चौड़ाई, लंबाई जाननी होती है। तो मैंने इस चैप्टर में आपको मानचित्र के बारे में बताया कि मानचित्र किस तरीके का होता है, मानचित्र में किस तरीके की दिशाएं, मानचित्र किस तरीके का होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।